हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल यूपीएससी डिकोड। हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया, जिसके अंतर्गत हमने बंगाल कॉन्क्वेस्ट पे काफी डिटेल में डिस्कशन कर लिया है। उसके बाद अब हम लोग एंग्लो मैसूर वार के बारे में देख रहे हैं, जिसमें मैंने दो वीडियो लाए हैं। शॉर्ट वीडियो है, एक 20 मिनट का और एक 15 मिनट का। तो अगर मैं उसका रिकैप दूं तो हमने ये देखा कि कैसे 1336 में विजयनगर एम्पायर की नींव रखी दो भाइयों ने, हरिहर राय और बुक्का राय। उनके गुरु का नाम था विद्यारण्य और विजयनगर एम्पायर का जो कैपिटल था वो था हम्पी, जो कि तुंगभद्रा रिवर के किनारे स्थित था। तो उसके बाद फिर 1565 में बैटल ऑफ तालीकोटा होता है, जिसके बाद विजयनगर एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है। फिर 1612 में वोडेयार डायनेस्टी ने मैसूर किंगडम की नींव रखी। उसके बाद फिर इसमें डिफरेंट डिफरेंट रूलर्स आए, डिफरेंट डिफरेंट डायनेस्टीज आई, और उसके बाद एक नाम आता है हैदर अली। हैदर अली नाम आता है। कौन सा नाम? हैदर अली। और हमने ये देखा कि कैसे हैदर अली, जिसका जन्म 1728 में बुड्डी कोट नामक जगह में हुआ था, जो कि प्रेजेंट डे कर्नाटका में है, वो एक नॉर्मल परिवार में उनका जन्म हुआ था। इनके फादर मिलिट्री कमांडर थे, दैट इज फौजदार, और अपने फादर की मदद से 1740s के अराउंड आर्मी में घुड़सवार के तौर पे इनकी नियुक्ति हुई थी। किसकी? हैदर अली की। और फिर कैसे धीरे धीरे अपने इंटेलिजेंस का यूज करके, अपने कीन इंटेलेक्ट का यूज करके, अपने डिटर्मिनेशन का यूज करके हैदर अली कैसे 1761 में मैसूर के डिफेक्टो रूलर बन जाते हैं। डिफेक्टो रूलर का मतलब हो गया, आपको मैंने पहले भी बताया था कि नाम का नहीं बल्कि वास्तविक रूलर। एक होता है डिफेक्टो, एक होता है डी ज्यूरे। डी ज्यूरे का मतलब होता है नाम मात्र का, डिफेक्टो का मतलब होता है वास्तविक रूलर। तो 1761 में मैसूर के वास्तविक रूलर बनते हैं हैदर अली। अब इसके बाद की कहानी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो हमारा मेन एजेंडा है एंग्लो मैसूर वार। अब यहाँ पे टोटल आपको 4 एंग्लो मैसूर वार देखने को मिलेंगे। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार का टाइम पीरियड है 1767 से लेकर 1767 से लेकर 1769 तक, और जो फोर्थ एंग्लो मैसूर वार था उसका टाइम लाइन है 1799। इसके बाद मैसूर पूरी तरह से अंग्रेजों के कंट्रोल में आ जाता है टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद। क्लियर? तो अब हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं एंग्लो मैसूर वार पे, उसमें भी फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार। तो मैं इसका बैकग्राउंड आपको देता हूं। तो अब देखो, यहाँ पे बहुत सारे आपको की फैक्टर्स देखने को मिलेंगे, बहुत सारे आपको प्लेयर देखने को मिलेंगे। तो उन प्लेयर्स के बारे में आपको बता दूं। एक तो आपको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी देखने को मिलेगी, ठीक है। फिर उसके बाद आपको निजाम ऑफ हैदराबाद देखने को मिलेगा। फिर आपको हैदर अली देखने को मिलेगा, और फिर एक और प्लेयर आपको देखने को मिलेगा, वो होंगे मराठास। ठीक है। तो यहाँ पे टोटल 4 प्लेयर आपको देखने को मिलेंगे, और पूरी जो कहानी होगी मेनली वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और हैदर अली का अराउंड रिवॉल्व करेगी, लेकिन निजाम और मराठा भी इसमें कुछ ना कुछ रोल जरूर प्ले करेंगे। तो अब देखो, टाइम है आपको, अब फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार का टाइम कितना था? 1767 से लेकर 69 तक। क्लियर? अब देखो, तो अब अंग्रेजों का इस समय क्या कंडीशन था? जो ब्रिटिशर्स थे, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसका माइंडसेट क्या था इस समय? तो 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, जिसमें अंग्रेज जीत गए थे। 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, इसमें भी अंग्रेज जीत गए थे। इस पे काफी डिटेल में मैंने डिस्कशन आपको ऑलरेडी कर दिया है, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स ने 1757 में बैटल ऑफ प्लासी और 1764 में बैटल ऑफ बक्सर को जीतकर पूरे बंगाल पे अपना कंट्रोल जमा लिया था। इस आसान जीत ने उनको ओवर कॉन्फिडेंट बना दिया। अंग्रेज अब ये सोचते थे कि साउथ इंडिया में भी वो आसानी से डोमिनेट कर लेंगे। जैसे बंगाल को उन्होंने डोमिनेट किया, वैसे ही वो साउथ इंडिया को भी डोमिनेट कर लेंगे। उनको लगता था कि इंडियन रूलर्स उनसे टक्कर ले ही नहीं सकते हैं, और साउथ इंडिया में इनका स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट भी था। स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट कैसे था इनका? कि जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी, मद्रास प्रेसिडेंसी जो था वो साउथ इंडिया में इनका हेडक्वार्टर था, प्रेजेंट डे चेन्नई। फिर जो कर्नाटक वाला रीजन था, कर्नाटक वाला रीजन जो था, अभी प्रेजेंट डे कर्नाटका नहीं बल्कि कर्नाटक वाला, देखो रफ एक मैं डायग्राम आपको दे देता हूं। ये जो कर्नाटक वाला रीजन हो गया, ये कर्नाटक वाला रीजन था, ये मैसूर वाला रीजन हो गया,
ये निजाम ऑफ हैदराबाद वाला रीजन हो गया, ये मराठास वाला रीजन हो गया, और ये नदन सरकार वाला रीजन हो गया। क्लियर? कर्नाटिक, मैसूर, निजाम ऑफ हैदराबाद, मराठा, और ये आपको हो जाएंगे, ये हो जाएगा आपको नदन सरकार। क्लियर? तो अब देखो, तो जो कर्नाटिक रीजन था ये स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसके कोस्टल पोर्ट से कंट्रोल्ड ट्रेड होता था। फिर साउथ इंडिया में अंग्रेजों का फ्रेंच राइवलरी भी था। क्लियर? तो पहला आपको मिला ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का साइकोलॉजिकल जो प्रेजेंस था, जो साइकोलॉजी थी इनकी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो साइकोलॉजी थी, इनका जो सिचुएशन था वो आपको समझ आ गया कि 1757 1764 में जो भी बैटल हुए थे अंग्रेजों ने उसे जीत लिया था। तो उसको जीतने के बाद ये ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे। तो वैसे ही ये चाहते थे कि साउथ इंडिया को भी ये लोग इजीली डोमिनेट कर लें, और साउथ इंडिया में इनका स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट भी था। अब देखो, दूसरा प्लेयर आता है निजाम ऑफ हैदराबाद। अब निजाम ऑफ हैदराबाद का क्या रोल है यहाँ पे? तो अब निजाम जो था हैदराबाद का वो काफी कमजोर हो गया था। हैदराबाद का निजाम पॉलिटिकली वीक था, राजनीतिक रूप से कमजोर था। उसके ऊपर मराठा का लगातार दबाव था, डर था, क्योंकि मराठा उन पे रेगुलर अटैक करते थे। उसी टाइम हैदर अली भी साउथ इंडिया में पावरफुल हो रहा था, जो कि निजाम के लिए एक और खतरा था। तो अब इस खतरे को ध्यान में रखते हुए 1766 में हैदराबाद के निजाम ने एक ट्रीटी की। किसके साथ? तो अंग्रेजों के साथ। अंग्रेजों के साथ मिलकर 1766 में ट्रीटी ऑफ हैदराबाद होती है, और यही है असली गेम। तो ब्रिटिशर्स ने निजाम के इस कमजोरी का फायदा उठाया, और डील ये हुआ कि अंग्रेजों ने निजाम से कहा, आप हमें नदन सरकार का एरिया दे दो, जो कि एक्चुअली निजाम का ही था, और हम आपको हैदर अली से प्रोटेक्ट करेंगे। किसने कहा? तो अंग्रेजों ने निजाम को कहा कि आप नदन सरकार वाला एरिया हमें दे दो, और इसके बदले में हम आपका मदद करेंगे। टीपू सुल्तान अगर आप पे अटैक करता है, या फिर टीपू सुल्तान जो भी आपको खतरा है, वो सारा चीज हम लोग झेल लेंगे। ऐसा अंग्रेजों ने कहा, और 1766 में ट्रीटी ऑफ हैदराबाद होता है, जिसके तहत नदन सरकार अंग्रेजों को दे दिया गया। लेकिन असलियत ये थी कि ब्रिटिशर्स जो थे वो ऑलरेडी नदन सरकार पे कंट्रोल बना चुके थे। उन्होंने लीगली निजाम से राइट ले लिया ताकि वो वहां भी लीगल तरीके से रह सके। क्लियर? तो निजाम की यहाँ पे ये सोच थी कि निजाम ने ये सोचा कि एक खतरनाक पड़ोसी जो कि हैदर अली था, उससे बचने के लिए एक डिस्टेंट पावर जो कि ब्रिटिशर्स थे, उसको कुछ एरिया देना बेटर है। यानी कि उसने हैदर अली के बदले ब्रिटिशर से दोस्ती करना ज्यादा बेटर समझा। क्लियर? तो अब देखो, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया कि इनकी साइकोलॉजी क्या थी, इनका पोजीशन क्या था। फिर उसके बाद जो निजाम ऑफ हैदराबाद था उसका भी कंडीशन आपको समझ आ गया। फिर आपको मराठास देखे मिलेंगे। तो मराठा का क्या रोल था? तो मराठा को चाहिए था चौथ और सरदेशमुखी, और यहाँ पे मराठास को मैसूर वाले रीजन से चौथ चाहिए था। चौथ क्या होता है? 25% ऑफ द टोटल रेवेन्यू इन 1 ईयर। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। चौथ क्या है, सरदेशमुखी क्या है, ये सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। तो मराठा को चौथ चाहिए था। अब देखो, अब एक साइड में यहाँ पे आता है हैदर अली। अब हैदर अली से ये तीनों परेशान थे, क्योंकि हैदर अली ने 1761 तक मैसूर का डिफेक्टो रूलर अपने आप को घोषित कर दिया था। घोषित क्या किया था? वो बन चुका था ऑटोमेटिक। मिलिट्री पावर को इसने ड्रामेटिकली इंप्रूव किया था। उसने बेदनूर, सेरा, दोद, बालापुर जैसे एरियाज कैप्चर कर लिए थे। उसने मालाबार कोस्ट पे भी कंट्रोल किया, जो कि स्पाइस ट्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। अब अंग्रेजों के लिए ये डायरेक्ट थ्रेट था। अंग्रेजों के लिए डायरेक्ट खतरा कैसे था कि ट्रेड इंटरफेरेंस होगा, मद्रास का खतरा बढ़ेगा, फ्रेंच कनेक्शन जो है ये हैदर अली डेवलप कर रहा था, तो अंग्रेजों को खतरा हो रहा था इस चीज से। अब यहाँ पे देखो, एक कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ रिलेशनशिप बनता है, एक अलायंस गेम आता है यहाँ पे। स्टार्टिंग में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, निजाम ऑफ हैदराबाद और मराठा, इन्होंने मिलकर एक ट्रिपल अलायंस बनाया। किसके खिलाफ? तो हैदर अली के खिलाफ। क्लियर? सब मिलकर हैदर अली को खत्म करना चाहते थे। ब्रिटिशर्स का आइडिया था कि वो चाहता था कि ट्रेडिशनल डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को ब्रिटिशर्स यूज करेंगे। हर प्लेयर का अपना हिडन एजेंडा था। ब्रिटिशर्स ये चाहते थे कि हैदर अली को एलिमिनेट करके साउथ इंडिया पर अपना कंट्रोल सॉलिड करे।
निजाम ये चाहता था कि हैदर की ग्रोइंग पावर को खत्म करे और उसकी टेरिटोरी जो है वो निजाम को मिल जाए। मराठा ये चाहते थे कि मैसूर से उनको जो चौथ है वो रेगुलर तरीके से मिलता रहे। और इमीडिएट ट्रिगर यहाँ पे क्या आया, अब देखो यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आएगा। इमीडिएट ट्रिगर आएगा यहाँ पे टेरिटोरियल डिस्प्यूट का। अब टेरिटोरियल डिस्प्यूट का क्या यहाँ पे कॉन्सेप्ट आएगा कि जो नवाब ऑफ आरकोट था वो हैदर अली का उससे डायरेक्ट, देखो एक साइड हैदर अली हो गया और इधर आपको नवाब ऑफ आरकोट हो गया। तो नवाब ऑफ आरकोट से हैदर अली का डायरेक्ट बॉर्डर डिस्प्यूट था। आरकोट जो था वो, आरकोट का नवाब ब्रिटिशर्स का क्लोज एलाई था, यानी कि हैदर अली एक तरफ है, हैदर अली का नवाब ऑफ आरकोट से टेरिटोरियल डिस्प्यूट है यानी बॉर्डर डिस्प्यूट है। और नवाब ऑफ आरकोट का दोस्त कौन था, तो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उसकी दोस्त थी। क्लियर। तो अब यहाँ पे पावर स्ट्रगल होता है। अंग्रेज सोचते थे कि अगर अभी हैदर अली को नहीं रोका गया तो वो और ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, और हैदर अली को लगता था कि अंग्रेज उसकी ग्रोथ को डेलिबरेटली ब्लॉक कर रहे हैं। क्लियर। तो अब यहाँ पे आपको इतनी सारी चीजें देखने को मिली कि यहाँ पे कितने सारे प्लेयर हैं। तो प्लेयर में आपको मिलेगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, निजाम ऑफ हैदराबाद, उसके बाद फिर आपको देखने को मिलेगा मराठा, हैदर अली, नवाब ऑफ आरकोट। तो ये सारा बैकग्राउंड है फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार का। जब आप स्पेक्ट्रम रीड करेंगे तो उसमें दिया हुआ है। अब आपको बस लेक्चर सुनना है। लेक्चर सुनने के बाद आप जो मैंने यहाँ पे डायग्राम प्रोवाइड किए हैं, इन सारे डायग्राम को आप देखो, उसके बाद आप बुक रीडिंग करो। कोई भी चीज नहीं होगा स्पेक्ट्रम का जो आपको समझ नहीं आएगा। जैसे देखो बैकग्राउंड एंड अलायंसेस, मैंने बताया कि 1766 में ट्रीटी ऑफ हैदराबाद हुआ था। इंग्लिश गेट नदन सरकार प्रॉमिस टू प्रोटेक्ट निजाम फ्रॉम हैदर, ये मैंने आपको डिटेल में बताया कि 1766 में ट्रीटी ऑफ हैदराबाद हुआ था निजाम और अंग्रेजों के बीच में, जिसमें अंग्रेजों ने बोला था कि आप नदन सरकार हमें दे दो और हम आपको हैदर अली से प्रोटेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद 1767 का राउंड हैदर अली के खिलाफ अलायंस बना, जिसमें अंग्रेज थे, निजाम ऑफ हैदराबाद था, मराठास थे। क्लियर। तो अब यहाँ पे आता है सारा चीज, यानी कि समरी अभी तक का क्या हुआ कि फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार का बैकग्राउंड एक परफेक्ट स्टॉर्म था। ब्रिटिश ओवर कॉन्फिडेंट थे कि साउथ इंडिया पर वो कंट्रोल चाहते हैं और मिल भी जाएगा, ऐसा उनका मानना था। निजाम, और हुआ भी ऐसा। निजाम जो था वो पॉलिटिकली वीक था और ब्रिटिश के चक्कर में आ गया। मराठा जो थे वो टेम्पोररी बेनिफिट के लिए अलायंस बना रहे थे। हैदर अली रैपिडली एक्सपेंडिंग था, अपने एम्पायर को, अपने एरियाज को एक्सपेंड कर रहा था और ब्रिटिश इंटरेस्ट को खतरा पैदा कर रहा था। फ्रेंच फैक्टर ने भी सिचुएशन को और कॉम्प्लिकेट कर दिया। तो ये वॉर बेसिकली साउथ इंडिया की सुप्रीमेसी के लिए एक डिसाइसिव बैटल थी, यानी निर्णायक युद्ध था, जिसमें हर कोई अपना डोमिनेंस एस्टैब्लिश करना चाहता था। तो अब देखो, अब यहाँ पे और भी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पे जो अलायंस बना था पहले कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी प्लस निजाम ऑफ हैदराबाद प्लस मराठा अगेंस्ट हैदर अली, अब पहले ये अलायंस बना था, पहला सिनेरियो में ये अलायंस है। तो अब देखो, लेकिन अब यहाँ पे दोस्ती और दुश्मनी का खेल चलता है। तो जो शुरुआती गैंग थी, जो इनिशियल एंटी हैदर अलायंस था, इसमें सब कुछ ब्रिटिश के प्लान के हिसाब से चल रहा था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मास्टरमाइंड थी, निजाम ऑफ हैदराबाद लोकल पावर था, और मराठा का मतलब आप समझ जाओ मिलिट्री पावर, क्योंकि मराठा बहुत स्ट्रांग थे इस समय। हर कोई अपना अलग मोटिव लेकर चल रहा था। जैसा मैंने पहले आपको बताया, अंग्रेज हैदर अली को खत्म करना चाहते थे, साउथ इंडिया पर कंट्रोल पाना चाहते थे। निजाम जो था वो हैदर अली से अपनी बाउंड्रीज सिक्योर करना चाहता था और कुछ हिस्सा मैसूर का लेना चाहता था। मराठास को रेगुलर चौथ चाहिए था, 25% ऑफ द टैक्स। और हैदर अली का जो पावर ग्रो कर रहा था उसको भी मराठा चाहते थे कि उतना भी ज्यादा ग्रो नहीं करे। तो लग रहा था कि ये जो तीनों जो तीनों पावर हैं, ये हैदर अली को बुरी तरीके से डिफीट कर देंगे। लेकिन हैदर अली ने यहाँ पे मास्टर क्लास दिखाया। हैदर अली ने ये दिखाया कि वो जंगल के शेर की तरह अकेला ही काफी है, अगर उसके पास दिमाग हो तब। उसने
तीनों अपोनेंट्स को अलग अलग करने की एक ब्रिलियंट स्ट्रेटजी बनाई। उसने पहला टारगेट बनाया मराठास को। मराठास को कैसे? क्योंकि मराठास को क्या चाहिए था? मराठा को चाहिए था 25% टैक्स, दैट इज 1/4 ऑफ द टोटल रेवेन्यू। मराठास को चौथ चाहिए था। तो उसने क्या किया कि मराठास की न्यूट्रलिटी को बाई कर लिया। ही बॉट मराठास न्यूट्रलिटी। प्रॉब्लम क्या थी कि मराठा सबसे स्ट्रॉन्ग मिलिट्री फोर्स थे, उनसे डायरेक्ट टक्कर लेने का मतलब था कि सुसाइड करना। तो हैदर अली की स्ट्रेटजी क्या थी कि जिसे हरा नहीं सकते उसकी न्यूट्रलिटी को बाई कर लो। तो हैदर अली ने मराठा लीडर्स को ऑफर दिया कि अगर आप जंग से हट जाते हैं तो मैं आपको बहुत बड़ा अमाउंट कैश में दूंगा, आपको रेगुलरली जो चौथ मिलता है मैं उसे भी कंटिन्यू रखूंगा, आप बस न्यूट्रल रहिए। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ? मराठास ने सोचा कि जंग लड़ने से क्या फायदा, बिना लड़े ही जब पैसा मिल रहा है, तो उन्होंने न्यूट्रल होने का डिसीजन लिया। किसने? मराठास ने। तो अंग्रेजों का सबसे पावरफुल पार्टनर ही गैंग से निकल गया। क्लियर? दूसरा टारगेट बनाया निजाम को। अब निजाम को क्या चाहिए था? निजाम जो था वो ब्रिटिश के साथ ट्रीटी में बाउंड था, ट्रीटी ऑफ हैदराबाद। हैदर की स्ट्रेटजी क्या थी कि जिसे अपनी तरफ नहीं मिला सकते उसे दूसरा ऑफर दो। हैदर ने निजाम से डायरेक्ट बात किया और नई डील ऑफर की। और हैदर ने ये कहा कि अंग्रेज आपको क्या दे रहे हैं? बस प्रोटेक्शन का वादा। मैं आपको ज्यादा बेटर डील देता हूं। हम मिलकर नवाब ऑफ आरकोट पर अटैक करेंगे। जो एरियाज हम जीतेंगे उसे आपको आधा हिस्सा मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ऐसा हैदर अली ने कहा निजाम ऑफ हैदराबाद को। आपको इमीडिएट टेरिटोरीज मिलेंगी, सिर्फ फ्यूचर प्रोटेक्शन का वादा ही नहीं। रिजल्ट क्या हुआ कि निजाम को ये डील ज्यादा अट्रैक्टिव लगी। उसने अंग्रेजों को धोखा देकर हैदर अली के साथ मिलने का फैसला किया। तो मराठास को भी इसने अपनी तरफ कर लिया, मराठास को न्यूट्रल कर लिया, हैदराबाद के निजाम को अपनी तरफ मिला लिया। अब यहाँ पे पूरा गेम ही पलट गया। देखो, तो पहले जो था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, निजाम ऑफ हैदराबाद प्लस मराठा प्लस नवाब ऑफ आरकोट, इनकी लड़ाई थी हैदर अली से। अब देखो, अब तो मराठा न्यूट्रल हो गया, मराठा कोई मतलब नहीं। निजाम ऑफ हैदराबाद जो था ये हैदर अली से ही मिल गया। अब अंग्रेज पड़ गए अकेले और ये नवाब ऑफ आरकोट तो ये नॉर्मल रोल समझो आप इसका। तो पूरा गेम पलट गया। जो पुरानी गैंग थी वो टूट गई, अब नई गैंग बन गई जिसमें हैदर अली बन गया लीडर, निजाम ऑफ हैदराबाद बन गया नया पार्टनर, और टारगेट कौन बना? तो नवाब ऑफ आरकोट। क्लियर? अब देखो, अब हैदर अली हर प्लेयर की वीकनेस को समझ गया था कि मराठास को बस चौथ चाहिए, निजाम को जमीन के लालच में अपनी तरफ मिला सकते हैं बेटर ऑफर देकर। उसने हर किसी को अंग्रेजों से बेटर डील दी। मराठास को बिना लड़े पैसा दिया, निजाम को बोला कि जमीन लो, सिर्फ वादा नहीं। और उसने इतनी जल्दी जल्दी ये मूव्स किए कि अंग्रेजों को समझने तक का मौका नहीं मिला। अब आउटकम क्या हुआ इसका? नतीजा क्या हुआ कि इस चेंजिंग अलायंस का रिजल्ट ये हुआ कि अंग्रेज अकेले पड़ गए। जो सुपर गैंग बनी थी वो टूट चुकी थी। अंग्रेजों को अकेला हैदर अली से नहीं बल्कि हैदर प्लस निजाम की कंबाइंड फोर्स से अब लड़ना था। ब्रिटिश की पूरी प्लानिंग फेल हो गई। उनकी डिवाइड एंड रूल की स्ट्रेटजी हैदर अली ने उन्हीं पर यूज कर दी। असल में हैदर ने ब्रिटिशर्स को आइसोलेट कर दिया। अब वार का जो बैलेंस था वो चेंज हो गया। अब सिचुएशन अंग्रेजों के अगेंस्ट हो गई, उनको डिफेंसिव मोड में आना पड़ा। अब फाइनल एनालिसिस क्या है इसका कि हैदर अली ने डिप्लोमेसी के थ्रू वो जीत लिया जो वो बैटलफील्ड में नहीं जीत पाया था। उसने प्रूव कर दिया कि लड़ाई सिर्फ गन्स से नहीं बल्कि दिमाग से भी जीती जाती है। कोई अलायंस परमानेंट नहीं होता, सिर्फ इंटरेस्ट परमानेंट होते हैं। जो आपके दुश्मन को अपना बना सकते हैं वही असली विनर होते हैं। तो इसी चेंजिंग अलायंस ने फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार के रिजल्ट को पहले ही डिसाइड कर दिया था। बैटलफील्ड पर तो बस फाइनल रिजल्ट देखा गया। क्लियर? तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आई होंगी। तो वही चीज मैंने यहाँ पे आपको डायग्राम में प्रोवाइड किया है। देखो, हैदर्स डिप्लोमेटिक मूव, लेट 1767 buys Marathas neutrality with payment, convert Nizam into ally by promising shared territories. New alliance forms, Hyder plus Nizam attack Nawab of Arcot. Clear?
तो ये सारी चीजें जो भी स्पेक्ट्रम में लिखा हुआ है या फिर जो भी चीजें मैं आपको समझा रहा हूं, ये सारी चीजें इस डायग्राम के थ्रू आपको क्लियर हो जाएंगी। आपको बस कहानी को माइंड में रखना है और इन सब चीजों को अपने माइंड में याद कर लेना है एक डायग्राम के तहत, ताकि आपको जब एग्जाम में जाए तो आपको इजी पड़े आंसर राइटिंग करने में या फिर चीजों को रिकॉल करने में। अब देखो, अब कोर्स ऑफ वार देखते हैं कि जंग का हर फेज कैसा था। तो इसमें बहुत सारे फेजेज है। फेज 1 आपको मिलेगा, फेज 2 मिलेगा, टोटल ऐसे आपको ओवरऑल 5 फेजेज में आपको बताता हूं। तो कोर्स ऑफ वार देखते हैं। कोर्स ऑफ वार, तो जो फर्स्ट फेज है उस पर डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट फेज क्या था? ये स्टेलमेट था। स्टेलमेट, फर्स्ट फेज वाज स्टेलमेट। 1767 से 1768 जंग शुरू होने के बाद क्या हुआ? तो कन्वेंशनल वारफेयर हुआ। ये फेज 1 में मैं आपको बता रहा हूँ, स्टेलमेट का फेज है, खींचतान की हालत है। यहाँ पे दोनों तरफ से ट्रेडिशनल टैक्टिक्स यूज किए गए। अंग्रेज और उनके बचे हुए एलाइज ने फोर्टिफाइड पोजीशन से अटैक किया। हैदर अली ने भी अपनी आर्मी से डिफेंसिव पोजीशन लेकर जवाब दिया, लेकिन कोई भी क्लियर विनर नहीं बना, विजेता कोई नहीं बना। 1.5 ईयर, लगभग 1.5 साल तक जंग चलती रही। कोई भी साइड जो है वो डिसाइसिव विक्ट्री हासिल नहीं कर पाया, निर्णायक जीत हासिल नहीं कर पाया। छोटे छोटे बैटल्स हुए, छोटे मोटे क्लैशेस हुए, लेकिन कोई बड़ा रिजल्ट नहीं निकला। कोई भी साइड दूसरे की बहुत बड़ी टेरिटोरी को नहीं जीत पाई। अब स्टेलमेट का, खींचतान का रीजन क्या था? तो हैदर अली की जो मॉडर्न आर्मी थी वो ब्रिटिश एक्सपेक्टेशन से ज्यादा स्ट्रांग निकली। अंग्रेज इन्हें कमजोर समझ रहे थे, लेकिन हैदर अली ने, जैसा मैंने आपको बताया था, कि अपने आप को मॉडर्नाइज किया था, यूरोपियन स्टाइल पे अपने सोल्जर्स को ट्रेन किया था। डिंडीगुल में आर्म्स फैक्ट्री स्टैब्लिश की थी 1763 में। तो हैदर अली की आर्मी मॉडर्नाइज हो गई थी। तो अंग्रेज इसे कमजोर समझ रहे थे, लेकिन ब्रिटिश एक्सपेक्टेशन से ज्यादा स्ट्रांग निकल गया। ब्रिटिश अंडर एस्टिमेट कर बैठे थे मैसूर की मिलिट्री कैपेबिलिटी को। तो दोनों तरफ की आर्मीज एक दूसरे को कंप्लीटली डिफीट नहीं कर पा रही थी। तो फर्स्ट फेज क्या था? स्टेलमेट का। अब सेकेंड फेज आपको देखने को मिलेगा कि हैदर अली जो है अब अपना स्ट्रेटजी चेंज करता है। कब? तो अर्ली 1769 के अराउंड ये अपने गेम को चेंज करता है, अपने स्ट्रेटजी को चेंज करता है। जब कन्वेंशनल वारफेयर से, फेज फर्स्ट में जब कन्वेंशनल वारफेयर से कुछ हासिल नहीं हुआ, 1.5 ईयर्स तक लगातार बैटल चला लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ, तो हैदर अली ने अपनी स्ट्रेटजी कंप्लीटली चेंज कर दी। उसने ट्रेडिशनल टैक्टिक्स को छोड़ दिया। उसने सोचा कि जंग बॉर्डर पर नहीं बल्कि एनिमी के घर में जीता जाएगा। उसने अपनी पूरी आर्मी को सडनली मूव करना शुरू कर दिया। टारगेट क्या बनाया? टारगेट बनाया उसने मद्रास को। मद्रास क्या था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का साउथ इंडिया में हेडक्वार्टर था। स्ट्रेटजी क्या था हैदर अली का? कि एनिमी के कैपिटल पे डायरेक्ट अटैक किया जाए। और स्पीड भी इसने लाइटनिंग स्पीड, लाइटनिंग फास्ट मूवमेंट। अंग्रेजों को पता तक नहीं चला कि हैदर अली इतना जल्दी इतना आगे आ गया है। क्लियर? तो फर्स्ट फेज था स्टेलमेट का। सेकेंड फेज था कि हैदर अली अपने प्लानिंग को चेंज करता है। अब थर्ड फेज देखो, थर्ड फेज आता है मास्टर स्ट्रोक। अब इसका क्या मतलब हुआ? कि मद्रास पर चमत्कारिक अटैक करता है ये, सरप्राइज एलिमेंट। हैदर अली की आर्मी सडनली मद्रास के गेट पे पहुंच गई। अंग्रेज कंप्लीटली सरप्राइज थे। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि हैदर अली इतना बड़ा रिस्क लेगा। अब मद्रास पे जाके इन्हें अटैक कर दिया। अब मद्रास की हालत ऐसी थी, कंप्लीट केओस। सब लोग पैनिक में आ गए, सिविलियंस डर कर भागने लगे। ब्रिटिश ऑफिसर्स कोई क्लियर प्लान नहीं बना पाए। मद्रास की डिफेंसेस इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि हैदर अली की पूरी आर्मी को रोक सके। इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी हुआ। अंग्रेजों का मोरल कंप्लीटली टूट गया। उनको लगने लगा कि अगर हैदर अली मद्रास कैप्चर कर लेता है तो साउथ इंडिया में उनका पूरा गेम खत्म हो जाएगा। अब यहां पे आता है फेज 4। फेज 4 क्या है? कि ब्रिटिश की मजबूरी और सरेंडर। क्लियर? पहला फेज क्या था? स्टेलमेट। दूसरा फेज क्या था? चेंज ऑफ प्लान्स। तीसरा फेज मास्टर स्ट्रोक। चौथा फेज आता है यहाँ पे सरेंडर का। अब देखो, अंग्रेज अब सराउंडेड फील कर रहे थे। उनके पास ना तो एनफ सोल्जर थे ना ही प्रॉपर डिफेंसेस। अंग्रेज को मानना पड़ा कि वो हार गए हैं।
उन्होंने व्हाइट फ्लैग दिखाया और पीस ट्रीटी के लिए तैयार हो गए। ब्रिटिश कमांडर ने मीटिंग करके फैसला लिया कि समझौता साइन करना होगा, वही ज्यादा बेहतर है। उन्होंने हैदर अली को मैसेज भेजा कि वो नेगोशिएट करना चाहते हैं। अब यहाँ पे आता है फेज 5। फेज 5 क्या है? द ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी। फेज 5 आता है आपको ट्रीटी, और ये है ट्रीटी ऑफ मद्रास। ट्रीटी ऑफ मद्रास कब साइन हुआ? तो अप्रैल 4, 1769 को। तो अंग्रेजों को बहुत जिल्लत भरी कंडीशन एक्सेप्ट करनी पड़ी। इसके मेजर क्लॉजेस थे कि प्रिजनर्स का एक्सचेंज होगा, दोनों तरफ के सोल्जर्स को रिलीज किया जाएगा, रिटर्न ऑफ टेरिटोरीज होगा, सब कुछ स्टेटस को पर कि कोई कुछ भी नहीं रखेगा, जैसा पहले था वैसा ही होगा। डिफेंसिव अलायंस, अंग्रेजों ने वादा किया कि वो फ्यूचर में हैदर अली की मदद करेंगे अगर उसे कोई अटैक करेगा तब। तो अब देखो, तो ओवरऑल ये सारा कंडीशन था, ठीक है। तो ये था फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। तो यहाँ पे अब हम लोग एनालिसिस क्या कर सकते हैं? एनालिसिस हम लोग, उससे पहले मैं आपको यहाँ पे चीजें डायग्राम के थ्रू समझा दूं सारी चीजें कि वार कोर्स एंड टर्निंग पॉइंट 1767 टू 1768, स्टेलमेट कंटिन्यूज, ये पहला फेज था। फिर हैदर्स मास्टर स्ट्रोक, मार्चेस सडनली टुवर्ड्स द गेट ऑफ मद्रास, ये भी मैंने आपको समझा दिया। केओस एंड पैनिक इन मद्रास, ब्रिटिश फोर्स टू नेगोशिएट, ये चीज भी मैंने आपको काफी डिटेल में समझा दिया। अब जो आप बुक रीडिंग करोगे या फिर डायग्राम देखोगे तो सारी चीजें ऑटोमेटिक आपके माइंड में आ जाएंगी। अप्रैल ऑफ 4 अप्रैल 1769, ट्रीटी ऑफ मद्रास, ह्यूमिलेटिंग फॉर ब्रिटिश, ट्रीटी टर्म्स भी बता दिए, आफ्टर मैथ भी आपको मैंने बता दिया। तो अब इसका एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस में यहाँ पे ये मिलेगा कि मिलिट्री स्ट्रेटजी जो हैदर अली ने यूज किया, उसने मोबिलिटी और स्पीड दिखाया, ठीक है। साइकोलॉजिकल वारफेयर खेला उसने, डिप्लोमेसी दिखाई, प्लस मिलिट्री कॉम्बिनेशन भी दिखाया उसने, यानी कि अपनी कैवेलरी को एक्सट्रीमली फास्ट उसने बनाया था। एनिमी के वीकेस्ट पॉइंट पर डायरेक्ट अटैक किया था, पहले एनिमीज को अलग किया डिप्लोमेसी के तहत, फिर आइसोलेटेड ब्रिटिश पर फोकस किया, फिर इसका रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी था। क्लियर? फिर वार के जो इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट्स कौन कौन से मिलेंगे? तो मराठा की न्यूट्रलिटी, ये पहला मेजर टर्निंग पॉइंट था क्योंकि ब्रिटिश की स्ट्रेंथ हाफ हो गई। निजाम स्विचिंग साइड, दूसरा टर्निंग पॉइंट था, ब्रिटिश कंप्लीटली आइसोलेट हो गया। फिर मद्रास की तरफ मार्च, फाइनल टर्निंग पॉइंट कि ब्रिटिश का कंप्लीट डिफीट हुआ। तो जंग के बाद हैदर अली जो था वो पूरा तरीके से हीरो बन गया, साउथ इंडिया की टॉप पावर बन गया। अंग्रेजों का ईगो हर्ट हुआ, लेकिन वो रिवेंज की प्लानिंग करने लगे जैसा वो हमेशा करते थे। जो दूसरे पावर थे सबको पता चल गया कि हैदर अली से डायरेक्टली टक्कर लेना डेंजरस है। तो फाइनल क्या होगा कंक्लूजन यहाँ पे? तो ये वार दिखाता है कि समटाइम्स वन ब्रिलियंट मूव इज बेटर देन ईयर्स ऑफ फाइटिंग, एंड अंडरस्टैंडिंग एनिमी साइकोलॉजी is more important than having more weapons, and the element of surprise can defeat even the most powerful armies. तो हैदर अली ने इस वार में अपने मिलिट्री जीनियस और डिप्लोमेटिक स्किल्स दोनों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन दिखाया, जिससे वो हिस्ट्री के ग्रेट कमांडर में से एक के रूप में याद किया जाता है। क्लियर?